मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए सल्तनत काल की भूमि कर व्यवस्था इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। और जहाँ तक इसमें सल्तनत काल के विषय में हम लोग बात करेंगे तो 1200 से 1526 ईस्वी तक के काल को हम भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। तो सल्तनत युग में भू राजस्व राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था और प्राचीन युग की अपेक्षा इस युग में यह पद्धति जो है वो अधिक परिवर्तित थी और इस पद्धति में कुछ अपनापन था और उस समय के मुसलमान सुल्तानों के द्वारा इस पद्धति को बहुत अधिक विकसित किया गया। और सुविधा की दृष्टि से सल्तनतकालीन भू राजस्व को हम वंशानुगत रूप से देखेंगे। जैसे सल्तनत काल, जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए। एक नंबर 1 गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। तो इन सभी राजवंशों के सुल्तानों के समय में उन लोगों के द्वारा कर व्यवस्था जो है, भूमि कर व्यवस्था कैसी थी, इसको हम लोग वंशानुगत देखेंगे। तो आइए सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में। तो अजनामा में वर्णित है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेर जोन को छोड़कर सभी करों को माफ़ कर दिया था या समाप्त कर दिया था। इसकी दर उपज दर का या उत्पादन का 1/10 था, परंतु यह सत्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि इतने छोटे से इस कर व्यवस्था से इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और किस प्रकार इतने बड़े साम्राज्य को वो मेंटेन किए होंगे। ऐसे जो भी हो, खिलजी वंश के सुल्तानों के काल से ऐबक के समय में कर व्यवस्था जो थी वो बहुत कम ही थी। अब हम लोग आते हैं इल्तुतमिश की ओर। तो इल्तुतमिश ने अपने से पूर्व में चल रही भू राजस्व व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए और लगता है या उन्होंने इससे परिवर्तन करने की व्यवस्था मतलब ज़रूरत ही नहीं समझी उन्होंने। बलबन प्रथम शासक था जिसने भू राजस्व में परिवर्तन करके सुधार किए। उस समय तक वहाँ की आंतरिक स्थिति जो थी वो उसको अच्छा करने के लिए मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता थी और सेना का प्रबंध उसी समय हो सकता था जब उसके लिए पर्याप्त धन। इसलिए बलबन ने भूमि कर की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। इल्तुतमिश के समय में सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि दे दिया जाता था और वही उसके लगान को वसूल करते थे। लेकिन बलबन के समय तक अनेक सैनिक जो है वो मर चुके थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने भूमि पर कब्जा कर रखा था और इस प्रकार उनके द्वारा जो है वो उनके परिवार के सदस्य हैं सैनिक सेवा किए बिना ही वो आय का उपयोग कर रहे थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए बलबन ने समस्त भूमि पर कर लगाया और उसको अपने अधिकार में कर लिया और भूमि प्रबंध के कार्यों में दृढ़ दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। एक अधिकारी मुक्ति की नियुक्ति की गई जिसका कार्य था आय कर या जिसका बकाया वसूल है उसे वसूल करना।
और मुक्ति को देखने के लिए भी एक ख्वाजा, एक अधिकारी था जो कि मुक्ति का भी निरीक्षण किया करता था। और उस मुक्ति जो अधिकारी थे उनका चुनाव सुल्तान स्वयं करते थे। अब आते हैं हम लोग खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश के द्वितीय शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया, और जितना कि उनके पूर्व किसी सुल्तानों ने उतना अधिक ध्यान नहीं दिया था। और जो काम बलबन ने पूरा नहीं कर सका, अलाउद्दीन ने उसे सफल करके दिखाया। उसने राजस्व नीति तथा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसकी नीति 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित थी। नंबर 1, राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, और नंबर 2, लोगों को आर्थिक अभाव की दशा में रखा जाए ताकि वो विद्रोह या आज्ञा उल्लंघन करने की विचार भी नहीं कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने मुसलमान अमीरों तथा मिल्क इत्यादि को जो इतरात वक्फ के रूप में जो दान में दिया हुआ था, जो भूमि वगैरह, उसको जब्त कर लिया और उपयुक्त प्रकार के अधिकतर भूमि पर राज्य के द्वारा अधिकार कर लिया गया। किंतु कुछ माफीदार पूर्ववत अपने अधिकारों का उपयोग करते रहे और दूसरे हिंदू मुकदम, खुद चौधरी आदि राजस्व पदाधिकारियों को जो विशेषाधिकार मिला हुआ था उनसे सब कुछ उसने छीन लिया। अब उन्हें भी अन्य लोगों की भांति अपनी भूमि पर राजस्व तथा मकान और चारागाह कर देना पड़ता था। राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग निर्धारित किया और भू राजस्व तथा अन्य प्रचलित करों के अतिरिक्त उसने किसानों पर मकान कर तथा चारागाह कर भी लगाया। जजिया, बहिशुल्क और जकात पूर्व सुल्तानों की भांति ही चलते रहे और बहुत ही कठोरतापूर्वक से कर को वसूलने का कार्य अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। एक सुयोग्य विभाग का उन्होंने निर्माण किया था जिसे दीवाने मुस्तकराज कहा जाता था, और ये मुस्तकराज का कार्य पटवारियों की कागजों की देखभाल करना था और अधिकारियों का बकाया जो है उसे भी वसूल करना इनका काम था। तो अलाउद्दीन के इन सब कार्यों से आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि वो एक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पटवारियों पर उनके कागजों पर आँख टिकाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन ने फसल की प्राकृतिक अथवा अन्य किसी प्रकार को हानि होने से राजस्व में छूट करने का नियम नहीं रखा था और नाप की परिपाटी सल्तनत के सब प्रांतों में प्रचलित नहीं की जा सकी थी। किंतु सुल्तानों की नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करना तथा कर का बोझ किसान, जमींदार, व्यापार, दुकानदार सभी वर्गों पर डालना। उसके बाद हम लोग आते हैं तुगलक वंश की ओर। तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति जो थी वो अत्यंत कठोर थी और अप्रिय भी थी और इसलिए उसके तुगलक उत्तराधिकारी जो है उसका अनुसरण नहीं कर सके। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की राजस्व नीति की कठोरता को कम किया, किंतु राज्य कर की दर किसी प्रकार से नहीं घटाया और वह पूर्ववत उपज का 1/2 ही कायम रहा। बर्नी और ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि उपज का 1/10 या 1/11 लिया जाता था। यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एक सुल्तान की जितनी आवश्यकताएं अधिक हो इस लगान में पूरी नहीं की जा सकती थी। संभव है उसने कर की दर को कुछ कम कर दिया होगा और उसने फसल को प्राकृतिक अथवा अन्य किसी कारणों से हानि होने पर छूट देने के सिद्धांत को स्वीकार किया था और उचित अनुपात में राजस्व की छूट दी। दूसरे, उसने खूत बनाया
खूत मुकदम चौधरी लोगों को भूमि कर तथा चारागाह कर से मुक्त कर दिया। और उसने नियम बनाया कि इस इक्ता में 1 वर्ष में 1/10 अथवा 1/11 से अधिक राजस्व वृद्धि ना की जाए, और यह वृद्धि भी एक साथ ना होकर 4-5 वर्षों में क्रमशः 3% की दर से होनी चाहिए। किंतु गयासुद्दीन की राजस्व नीति में 2 प्रमुख दोष थे। एक तो उसने भूमि की नाप कराने की परिपाटी त्याग दी और पूर्वतः अनुमति से राजस्व निर्धारित करने की नीति को अपनाया, और दूसरा उसने सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों को जागीरें देने की प्रथा को पुनः प्रचलित कर दिया। अब आते हैं उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद तुगलक। उन्होंने भी भूमि कर व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। प्रांतीय गवर्नर नायब वजीर या शर्फ के द्वारा लगान वसूल करता था और प्रांतीय शासन के व्यय को काटकर शेष वसूली को केंद्रीय सरकार को भेज देता था। प्रांतीय गवर्नरों और खजांचियों को नियमित रूप से आय व्यय का हिसाब भेजना पड़ता था। उनके हिसाब की कड़ाई से जांच की जाती थी और कुछ भी धन शेष नहीं रहने दिया जाता था। भूमि की नाप प्रणाली अलाउद्दीन के अनुसार ही थी, लेकिन उसका यह कदम भी असफल रहा। और बर्नी लिखते हैं कि जब वो दोआब के कर बढ़ा दिया तो उनकी काफ़ी आलोचना भी होने लगी। वो कहते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करीब 50% से अधिक कर जो है वो कर की दशा में नहीं बढ़ाया गया होगा, लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। इसमें इलियट कुछ कहते हैं, बर्नी कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि 10 गुना बढ़ा दिया था, किन्हीं का कहना है कि 20 गुना बढ़ा दिया गया था। तो इलियट ने कहा कि 5 या 10% की दर से बढ़ाया गया। तो वास्तव में ये कथन जो ठीक नहीं है, और ऐसा लगता है कि उसने 50% से अधिक कर किसी दशा में नहीं बढ़ाया होगा। और बहरहाल रैयत ने इस नीति के विरुद्ध घोर संतोष प्रकट किया, किंतु टैक्स वसूल करने वालों ने भी ज्यादतिया की। परिणाम स्वरूप भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ और सुल्तान ने तत्काल तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उसने सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, और किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सारा कुछ बर्बाद हो चुका था। उसने एक अन्य सुधार किया था, वह था कृषि विभाग की स्थापना करना, जिसे दीवाने को ही कहा जाता था। इसका उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में विस्तार करना, किंतु उसकी यह योजना भी असफल रही। उसकी योजनाओं के पीछे उसके इरादे नेक थे, परंतु वह हुमायूं जैसा भाग्यशाली नहीं था, इसलिए उनकी योजनाएं जो हैं वो असफल रही। उनके बाद आते हैं फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक के सिंहासन पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत की कृषि व्यवस्था में एक नया युग आरंभ हुआ, और उसने राजस्व संबंधी विषयों की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सबसे पहले उसने उन कष्टों को दूर करने का प्रयत्न किया जो मोहम्मद तुगलक के समय में ज़्यादा हुआ था, और उसने तकाबी ऋण मुआफ कर राजस्व विभाग के पदाधिकारियों के वेतन को बढ़ा दिया, और उनकी शारीरिक यातनाओं को बंद कर दिया गया। लेखों की बड़ी सावधानी और परिश्रम से जांच करवाई गई, और समस्त खालसा भूमि को राजस्व के रूप से निश्चित कर दिया गया। उसका मतलब राजस्व जो कर जो है वो स्थायी निश्चित कर दिया गया। उसने कई कष्टप्रद कर जो है उसको हटा दिए, और खेती की सिंचाई के लिए कुछ नहरों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए, और इस तरह से बहुत सारा काम उसने किया। और उन्हें उत्पादन का 1/6 भाग अतिरिक्त रूप में देना पड़ता था, जो किसान वो कुएं और नहरों का उपयोग करते थे।
उसने गन्ना, तिलहन और अफीम आदि उत्तम फसलों की कृषि को भी प्रोत्साहन दिया, बाग लगवाए और फलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया। इन सुधारों से राज्य की आय में वृद्धि हुई और जनता को भी की आर्थिक दशा में भी उन्नति हुई। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में भी कुछ दोष थे। नंबर 1, भू राजस्व को ठेके पर उठाने से इनके सिद्धांत को पुनः उन्होंने लागू किया। और नंबर 2, भू राजस्व के रूप में वेतन देना और तत्संबंधी पदों को बेचने की आज्ञा देना, ये भी गलत था। नंबर 3, जजिया के क्षेत्र में वृद्धि करना और कठोरता से उनको वसूल करना। नंबर 4, जागीर प्रथा तथा सैनिकों को भूमि देने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया जाना। इसके बाद आते हैं हम लोग सैयद और लोदी वंश में। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात राज्य की दशा जो है वो छिन्न भिन्न हो गई थी और तैमूर आक्रमण के बाद सैयद सुल्तान इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाए और उनके बाद लोदियों में भी सर्वप्रथम बहलोल लोदी इस ओर ध्यान दिए और देश को इक्तों में विभाजित कर वसूलने का स्थापित करने का कार्य स्थानीय अधिकारियों को दे दिया। सिकंदर लोदी के अन्न की कीमतों को कम करने के लिए गेहूं पर से जकात हटा दिया और उसने 41 अंक के गज का निर्माण किया जिसके द्वारा भूमि नापी जाती थी और यह गज अकबर के शासनकाल के 31वें वर्ष तक प्रयोग में आता रहा। इब्राहिम लोदी ने लगान नगद के स्थान पर वस्तु के रूप में लेना शुरू किया। अंततोगत्वा अफगान सरदारों में राज्य की भूमि बंट जाने से खालसा भूमि का क्षेत्र और महत्व जो है वो बहुत कम हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल में भूमि कर व्यवस्था जो थी वो शुरू से ही अच्छी होने लगी थी। अलाउद्दीन के समय में और बलबन के समय में थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दिया गया था इस ओर और बाकी सभी सुल्तानों के समय में, परवर्ती सुल्तानों के समय में इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया, थोड़ा सा ढीला छोड़ा गया इसको। और लेकिन फिर भी हम लोग इस ओर देखते हैं तो सल्तनत काल की कर व्यवस्था प्राचीन काल की कर व्यवस्था से काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी परिवर्तनशील थी और एक अच्छे शासक के लिए ये आवश्यक था कि इस तरह के कर व्यवस्था को बनाए रखना ताकि उनका साम्राज्य जो है अच्छे ढंग से चल सके। थैंक यू।